Hello guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, from today we are going to start a new video lecture series that will be uploaded every 4 days in a week. So why I am starting this? First of all, पहले हमको जानना पड़ेगा गेट लाइफ साइंस के बारे में. We are focusing on the 2023 गेट लाइफ साइंस एग्जाम. उसमें टोटल हम सबको 4 पेपर का सामना करना पड़ता है. पहले होता है जनरल एप्टीट्यूड, वहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. उसके बाद आता है केमिस्ट्री, वहाँ पे 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ये दोनों चीज़ कंपलसरी है. उसके बाद आपको आपको एनी 2 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है. It could be biochemistry, it could be molecular, it could be our microbiology, it could be your food technology, it could be botany, whatever. So we don't bother about the 60 marks which is coming from our subject, right? But हम लोग इस केमिस्ट्री मार्क्स को जो 25 होता है, जिसमें 5 मार्क्स का 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है एंड 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आता है, टोटल 25. हम इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वी ऑल नो फॉर 25 मार्क्स द सिलेबस इज़ ह्यूज. सो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग जनरली रिलाई करते हैं उस 60 मार्क्स पे एंड जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स पे, टोटल 75 मार्क्स के. सो इट कुड बी चैलेंजिंग टू qualify to achieve a very good percentile, right? That is why I have found a very easy way and less time consuming way to achieve at least 10 or 15 marks from 25 marks. It is very easy. बिफोर उस के लिए आपको एक इजी सा स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा कि गेट में हमको 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में दिए जाते हैं. अगर हमने 10-10 ईयर्स का क्वेश्चन उठाए और डेली एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कोशिश करें विथ डिटेल नॉलेज ऑफ द बेसिक फ्रॉम विच द क्वेश्चन इज केम, so we only need 150 days to complete our chemistry syllabus with expectation of 10 or 15 marks, right? But we have near about 365 days plus extra, as we all know that GATE exam usually फरवरी में होता है. तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक ही 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं. तो अगर हमने हर हफ्ते 4 क्वेश्चन उठाए तो 208 क्वेश्चन हम एक साल में कर सकते हैं. तो अगर हम क्यों ना हर एक क्वेश्चन के लिए एक दिन टाइम दे और उसमें हम पूरा एनालाइज करने की कोशिश करें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है. सपोज आज का जो क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने पहले पूरा डिटेल एनालिसिस किया कि हाँ ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से आया है, विच इज़ द टॉपिक ऑफ आवर रिएक्शन काइनेटिक्स. तो हमको nth ऑर्डर रिएक्शन के डिटेल्स पे जाना पड़ेगा सो दैट सेकेंड ऑर्डर को अगर थर्ड ऑर्डर बना के भी उन लोगों ने दे दिया सो दैट वी कैन आंसर, फोर्थ ऑर्डर बना के भी दे दिया तो वी कैन आंसर. इन सच अ वे आई एम गोइंग टू एनालाइज द एवरी बेसिक्स ऑफ every question, then it could be easy by which we can easily secure 10 or 15 marks from the 25 marks if we will consistent about this, right? So today this is the first video of that lecture where we need to talk about nth order reaction, right? nth order reaction समझने के लिए पहले इस रिएक्शन को समझना पड़ेगा जहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है एक रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर ए हमारा सबस्ट्रेट है एंड प्रोडक्ट है और ए हमारा रिएक्टेंट है एंड वो तो उसमें से प्रोडक्ट यील्ड हो रहा है एंड के हमारा रेट कांस्टेंट है. तो यहाँ पे रेट इक्वेशन होगा स्मॉल r विच इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n, राइट? नाउ यहाँ पे we do not need the basics, we do not need very detailed knowledge about this. We only focusing on
द बेसिक्स एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। एस गेट वाले ने ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपको अगर मोटा मोटा सब में नॉलेज है, सो इन केस ऑफ गेट रिमेंबर वन थिंग दैट वी हैव टू प्रिपेयर हॉराइजेंटली नॉट डीप। एनी टॉपिक में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट CSI 100 जहाँ पे आपको हर एक पेपर में कोई नया टॉपिक हर एक पेपर में राइज हो जाता है। वहाँ ये चीज़ गेट में नहीं होता। गेट में हमको अगर बेसिक्स से सब कुछ का मोटा मोटा ग्रैप्स में है तो हम लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने इस लेक्चर सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रिमेंबर वन थिंग, ऑल दिस laws will be applicable when n will be greater than 1. इसका मतलब this laws will not be applicable in case of first order reaction and zero order reaction. Now, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन होगा स्मॉल t इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 इंटू के थर्ड ब्रैकेट 1 बाई a टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई a टू द पावर 0 n माइनस 1, where A0 is our initial concentration, A is the concentration of the reactant at certain time t, K our rate constant, and N is the order of the reaction, right? Now, these things is important. The graph of 1 by concentration versus time. यहाँ पर 1 by a to the power n minus 1 will be in our y-axis and small t will be our x-axis, and graph will be something like that, where slope is equal to tan theta equal to n minus 1 into k. Now they can ask that show the graph of 1 by concentration versus time for fourth order reaction, right? So we have to put n is equal to 4 here, so that the graph will be 1 by a to the power 3, यहाँ पे t होगा, और ऐसे ग्राफ होगा, एंड 1 by a0 to the power 3 यहाँ पे होगा। ऐसे हमको क्वेश्चन को डील करना है। अगर यहाँ पे बोला कि आप 100 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो बताइए, तो यहाँ पे होगा 1 by 99 के 1 by a to the power 99 माइनस 1 by a0 to the power 99, ऐसे होता है। सिमिलरली हाफ लाइफ पे यहाँ पे बताया है मैंने, हाफ लाइफ से क्वेश्चन है। रिमेंबर ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एनी एन यहाँ पे जीरो एंड फास्ट ऑर्डर भी लागू होता है। टी हाफ विल बी वेरीज एज a0 to the power 1 माइनस n। इसका मतलब क्या, हाफ लाइफ विल बी a to the power 1 by n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो a0 को यहाँ पे अगर वी आर कंसिडरिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे जीरो पुट करके देखिए, टी हाफ वेरीज एज a0, and we all know for zero order reaction our half life is t half is equal to a0 by 2k, so that you can easily understand why I have said this. T half varies as a0 to the power 1 minus n. This is important and this is applicable even for zero order and first order reaction, but this graph is typically applicable for reaction which have order more than 1. n will to the greater than 1, यहाँ पर smaller will be k a to the power n। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओनली n है, पहले वाली इक्वेशन की तरह n माइनस 1 बाई n माइनस 1 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ n है, राइट? ऐसे इक्वेशन होगा। अगर आपको 100 इक्वेशन का रेट के साथ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ निकालने को बोले तो स्मॉलर विल बी k a to the power 100, राइट? नाउ लेट्स मूव। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है गेट 2009 के क्वेश्चन पेपर से। वहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मार्क है 1, राइट? तो फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वेयर आर, इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, के इज आवर रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट, द रिएक्शन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम टी हाफ एंड द इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल बी व्हाट। तो आपको अगर याद हो तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि टी हाफ का इक्वेशन ये होता है कि टी हाफ इक्वल टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1 इंटू के a टू द पावर 0 टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हमने n को 2 कंसिडर किया एज दे आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द इक्वेशन विल बी 2 टू द पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स 1 बाई
2 to the power minus 1, that means 1, k a to the power 0, 2 to the power minus 1, that means the reaction will be that T half is equal to 1 by k a to the power 0. So our correct answer will be T half equal to 1 by k r to the power r0. हेयर तो उन लोगों ने R0 को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया है, मैंने A0 को कंसिडर किया है, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है डी। इस तरह से हम लोग हर एक हफ्ते में 4 क्वेश्चन ले आने की कोशिश करेंगे। अगर हमने 1 साल तक एक कर पाया तो यकीन मानिए 2023 में एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स हमारे होंगे। बाय बाय।